Welcome back to my YouTube channel. I am Renu from Bal Bharati Vidyapeeth. Today our topic is water resources. वाटर रिसोर्सेज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है एंड वाटर रिसोर्सेज जो है किस तरह से उनका मिसयूज होता है और किस तरह से उनकी कमी होती जा रही है, वाटर स्केर्सिटी होती जा रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। अगर इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी हो रही है तो नेचुरल है कि फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उन्हें ये रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कंजर्वेशन करने की। ठीक है, अगर वाटर का कंजर्वेशन टाइम पे नहीं हुआ तो उसके जो दुष्परिणाम हैं या उसके जितने भी लॉसेस हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कंजर्वेशन जो है टॉपिक इसके साथ ऐड किया गया है कि क्यों ज़रूरी है। हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वाटर जो है वो सबसे नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहली बात आती है एंश्योर फूड सिक्योरिटी। एंश्योर फूड सिक्योरिटी का मीन्स क्या है यहाँ पर कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, फूड डिमांड बढ़ रही है। अब फूड डिमांड बढ़ रही है तो वहां पे इरिगेशन भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि क्रॉप्स को अगर ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स लगेंगी तो वहां पे वाटर भी ज्यादा अमाउंट में लगेगा, इरिगेशन भी ज्यादा होगी, जिस वजह से क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, अगर हम उस पॉपुलेशन की नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें जरूरत है वाटर कंजर्वेशन की। नेक्स्ट आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम बेस रिसोर्स की बात करें तो बेस रिसोर्स क्या है, वाटर है। अगर वाटर ही खत्म हो जाएगा, वाटर को ही हम कंजर्व नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं वो सारे इससे इफेक्ट होंगे। अगर एक भी स्पीसीज यहाँ से हट जाती है या पानी की कमी की वजह से वो खत्म हो जाती है, जैसे कि एक्वेटिक सिस्टम, तो क्या होगा, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड यानी कि हमारी जितनी भी हेल्थ है वो डिपेंड करती है वाटर पे, क्योंकि वाटर की क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वाटर कैसा होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर जो है क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें क्वालिटेटिव वाटर बहुत कम है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत कम है जो हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, अगर क्वालिटी वाला वाटर नहीं होगा, अच्छा वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, उससे हमें बीमारियां होंगी। अगर हम पोल्यूटेड वाटर को यूज करेंगे, सेलाइन वाटर को ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा जो इस वाटर की वजह से हमें होंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरत है, वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनमें वाटर जो है वो एक बेस का काम करता है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वाटर जो है उसको सबसे पहले उसे बचाने की जरूरत है। अगर वो कंजर्व होता है, उसकी कंजर्वेशन अच्छे तरीके से की जाती है, उसका यूज अच्छे तरीके से किया जाता है, तभी हम बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद कॉजेज इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी जब यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होगी, वाटर कम होगा। इसीलिए यहाँ पे वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि इकोसिस्टम पूरा का पूरा जो जितनी भी लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत सारी हमें फेस करनी पड़ेगी अगर वाटर को कंजर्व नहीं किया गया तो ये नीड है जो हमें दिखाती है कि वाटर को कंजर्व करने की हमारी नीड क्या है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए ये क्यों नेसेसरी है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, अब कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए जाते होंगे। तो यहाँ पे कुछ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स चलाए गए जो हिस्टोरिकल टाइम से ही चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अब चलाए गए हैं।
ठीक है। हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में अगर हम एंशिएंट टाइम के अंदर जाएं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे हैं, इस तरह के पॉन्ड्स बना दिए जाते थे, इस तरह की जगह बना दी जाती थी जिनके चारों तरफ, जैसे कि ये इस तरह से चारों तरफ से ये कवर होते थे। आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, इस तरह से कवर होते थे। और ये यहाँ पे जाने का जो रास्ता होता था, और यहाँ पे जो है वाटर को जो रेन वाटर आता था उसको कंजर्व किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं वाटर के, उसके अंदर फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें तो यहाँ पे श्रृंगवेरापुरा, ठीक है, श्रृंगवेरापुरा जो था वहां पर जो है रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाती थी। सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी तरह से वाटर को कंजर्व किया जाता था और फिर बाद में उससे अपनी नीड्स को कंप्लीट किया जाता था। नेक्स्ट जब एविडेंस की बात आती है तो यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन के जो पोर्ट्स कलिंगा के अंदर बनी हुई, यानी कि ओडिशा के अंदर। ठीक है, ये जो ओडिशा का यहाँ पे पार्ट है ना, यहाँ कलिंगा का ये ओडिशा का जो पार्ट है यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, वो लेक अभी भी एग्जिस्ट करती है वहां पर। उसके बाद 11th सेंचुरी की बात करें, 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर क्या है, भोपाल में लार्जेस्ट लेक जो अभी भी यहाँ पे अट्रैक्शन है देखने के लिए, अगर आप जा सको वहां पर देखने के लिए, तो बहुत ही बड़ी लेक बनी हुई है और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी भी वो एग्जिस्ट करती है वहां पर और काफी लोग जो है वहां पर देखने के लिए भी जाते हैं उसको, एमपी के अंदर भोपाल में। नेक्स्ट 14th सेंचुरी में जो है यहाँ पे टैंक सिस्टम तभी भी था जहाँ पे हौज खास जो है वो बनाया गया था। हौज खास वो भी इसी तरह से जगह है और इस तरह से वो कनेक्ट करता था। ठीक है, दिल्ली के हौज खास जो है वहां पे कनेक्ट करता था दूसरे एरिया के साथ। अब वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर करी जाती थी, पानी को सेव किया जाता था और फिर वो वहां से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था। ठीक है, उस एरिया में इरिगेशन के लिए पहुंचाया जाता था। और ये जो हौज खास है इसको बनाया गया था इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश याद है आपको, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनका दामाद थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जिन्होंने ये बनवाया था। कुतुब मीनार याद होगा, कुतुब मीनार के बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, जहां से आपका सल्तनत काल स्टार्ट होता है वहां पर है। ठीक है, उसके बाद जो बने थे उनके दामाद इल्तुतमिश, उन्होंने हौज खास का निर्माण करवाया था। तो ये कंजर्वेशन जो है, ये मैनेजमेंट जो है वो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है। तभी से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो न्यू प्रोजेक्ट्स आए टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे चेंजेस आए तो वहां पे डैम प्रोजेक्ट्स लाए गए। ठीक है, जो मल्टीपर्पस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डैम्स बनाए गए। अब जो डैम्स बनाए गए हैं, डैम किस लिए बनाए जाते हैं? डैम वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, फ्लड से सेव करने के लिए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पुट करूंगी मैं आपको कि सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट कौन सा है? भाखड़ा नंगर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो आपका डैम प्रोजेक्ट है वो भाखड़ा को ही कहा जाता है। और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला भी भाखड़ा नगर है। और सबसे लॉन्गेस्ट की बात करें तो महानदी पर है हीराकुंड डैम। ठीक है, डैम्स का अलग से एक चैप्टर करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको सारे डैम प्रोजेक्ट्स में करवाऊंगी। अभी हम सिर्फ डैम्स की बात करेंगे। डैम्स जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डैम्स क्या है? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। क्यों कहा था उन्होंने? इसीलिए कहा था क्योंकि जो गांव के एरिया हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे डेवलपमेंट लाएंगे, वहां पे इरिगेशन को प्रोवाइड करवाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इसीलिए उनकी कंपैरिजन जो है वो टेम्पल से कर दिया गया। आप डैम्स की मेरिट्स को देखेंगे। डैम्स की मेरिट्स क्या होती हैं, क्या फायदे होते हैं डैम से? तो फर्स्ट यहाँ पे है इरिगेशन। डैम्स जो बनाए जाते हैं वहां पर क्या होता है, बहुत सारा फ्लो जो है रिवर्स का एकदम से आता है। अब एकदम से वो फ्लो को जाने देने की बजाय उसको एक बैरियर से रोक दिया जाता है। ठीक है, उसको इस तरह से बैरियर से रोक दिया जाता है, जिन्हें हम डैम कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ डोर बना दिए जाते हैं।
ठीक है, जब नीड हो तो इन दरवाजों को खोल दिया जाता है पानी के फ्लो के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एरिया के अंदर क्या हुआ, पानी का फ्लो कंट्रोल हो गया, ठीक है, बंद नहीं हुआ, कंट्रोल हो गया। अब आगे जो फ्लो जाएगा वो कंट्रोल्ड फ्लो जाएगा। अब इसको जो है ऐसे एरियाज के अंदर मोड़ दिया जाता है, उसके फ्लो को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, कि वो फील्ड्स के अंदर जा सके, जिन एरिया में इरिगेशन की जरूरत है ये वहां पर वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाखड़ा नांगल से बड़ा एग्जांपल नहीं है, वहां पर जो है यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाता है, वाटर को रोक लिया जाता है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल। अब क्या होता है कि आपका पानी यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम से पानी आता रहेगा तो क्या होगा, उन एरियाज में फ्लड आने का खतरा रहता है, डर रहता है इस चीज का। इसीलिए जब यहाँ पे बैरियर्स बना दिए जाते हैं, यहाँ पे इसको रोक दिया जाता है, इसके कंट्रोल को, इसके फ्लो को कम कर दिया जाता है, तो फ्लड आने का खतरा जो है, वो डेंजर जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन। आप कुछ नई चीजें बनाने के लिए, वहां के एरियाज में रिक्रिएट करने के लिए, जैसे कि बाउंड्रीज एरिया है या क्रॉप्स के ऐसे एरिया है, वहां को रिक्रिएट करने के लिए भी डैम्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो वहां पर उस फ्लो को रोक सकते हैं ताकि आगे जो वहां पर रिक्रिएशन का काम है वो अच्छी तरह से चल सके। नेक्स्ट है यहाँ पे इनलैंड नेविगेशन। जो इनलैंड के अंदर नेविगेशन का काम किया जाता है उसमें भी डैम्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिश ब्रीडिंग, यहाँ पे जितनी भी फिशेस होती है, एक्वेटिक सिस्टम होता है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। देखो जब फ्लो कंट्रोल में होगा तो वहां पर उनको भी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे अब जो चीजें वहां पे सेडिमेंट्स वगैरह हैं जो रुकेंगे, जिससे क्या है उनको वहां पे फूड भी प्रोवाइड होगा, उनका लाइफ जो है वो थोड़ा स्टेबल सा हो जाएगा। तो ये कुछ मेरिट्स होती हैं जो डैम प्रोजेक्ट से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मेरिट्स है, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ फायदे हैं तो उन चीजों से कुछ लॉसेस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स ऑफ डैम। डैम्स की डिमेरिट्स क्या होती हैं, उनके होने से क्या लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा जियोग्राफिकल रीजंस। जियोग्राफिकल रीजंस क्या होते हैं कि डैम्स जब बनाए जाते हैं तो नेचुरल जो प्रोसेसिंग होती है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, क्या इफेक्ट होती है, अब ये नेचुरल इफेक्ट्स डालते हैं, जैसे कि आपने रिवर के फ्लो को रोक दिया। अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे क्या है, जो रिजर्वायर है वहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, पीछे से जो यहाँ से जो वाटर आ रहा है, बैक वाटर, वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तब नीड क्या होगी, इन डोर्स को खोलने की जरूरत पड़ेगी। जो डैम्स के डोर है उनको खोलने की जरूरत पड़ेगी कि पानी को बाहर बहाया जाए, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये खोल दिए गए तो फ्लो एकदम से आएगा, तो क्या होगा, जो पास के एरियाज होते हैं वहां पे फ्लड आने का खतरा होता है। वहां वो जो है वो एरियाज के अंदर जो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहां पे पानी चला जाता है, फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिस वजह से बाढ़ वहां पे आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। अब ये जो एरियाज होते हैं ना, अब यहाँ पे देखो जब वाटर का फ्लो यहाँ पे रोका जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रिवर्स है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं ड्रेनेज सिस्टम में वापिस। चलो वहां पे क्या था कि रिवर्स लाती हैं और रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, और जहां पर रिवर्स रुकती हैं, जहां पर उनका फ्लो जो है थोड़ा सा स्टेबल होता है, स्लो होता है, तो वहां पर वो सेडिमेंट्स को लेफ्ट कर देती है, छोड़ देती हैं। अब वो सारे सेडिमेंट्स कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, अब यहाँ पे फ्लो को रोका गया है तो वो सेडिमेंट्स इसके टॉप पर यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, बॉटम पर इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन तो सारा यहाँ पर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अब आगे जब पानी जाएगा जिन खेतों में, जिन फील्ड्स के अंदर, जिन क्रॉप्स को उन सेडिमेंट्स की जरूरत है, नीड है, अब वो सेडिमेंट्स तो वहां तक नहीं पहुंचे, वो तो सारे यहीं पे कलेक्ट हो गए। ठीक है ना, वो आगे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट होगा, वो फर्टाइल क्रॉप्स नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जिन चीजों की उनको जरूरत है वो चीजें वहां पे नहीं पहुंच पाएंगी। फिर इसके बाद आता है पुअर हैबिटेट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ।
अब एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पे इफेक्ट होगी, क्योंकि फिशेस जो है उनके लिए जो है अगर बहुत ज्यादा फ्लो एकदम से आता है तो क्या होता है, वो बहा कर ले जाएगा, उनके जो शेल्टर्स हैं वो वहां पे, और फूड की जो प्रोवाइड किए उनको मिलते हैं वो भी यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो उनकी लाइफ भी थोड़ी यहाँ पे क्रिटिकल सी हो जाएगी। फिर आ जाएगा सबमर्जेंस ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन। अब क्या है, यहाँ पे देखो ज्यादा फ्लो होने की वजह से, ज्यादा पानी आने की वजह से, या यहाँ पे ज्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, सोइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो फर्टाइल लेयर्स हैं वो हटनी शुरू हो जाएंगी, जिसका लॉस क्या होगा, क्रॉप्स पे इफेक्ट होगा, हमें हमारी वेजिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होंगी, उनको खतरा होगा, अच्छी अमाउंट में जो है हमें प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स, फ्लड। यहाँ पे जो ड्यू टू वाटर रिलीज फ्रॉम डैम से जब वाटर को रिलीज किया जाता है एकदम से, जो मैंने पहले भी बात की, दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो फ्लड का केस होते हैं वो, ठीक है। फ्लड आती है और साथ ही साथ वहां पे अर्थक्वेक की जो है अर्थ भी जो है शेकिंग करने लग जाती है, जो अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके सोशल इंपैक्ट्स, क्या पढ़ते हैं, ये तो ज्योग्राफिकल इंपैक्ट्स हो गए थे, ज्योग्राफिकल रीजंस क्या हुए वो हमने कर लिए। नेक्स्ट जो डिमेरिट्स के अंदर आते हैं वो आते हैं सोशल इंपैक्ट्स। अब सोशल इंपैक्ट्स भी पढ़ते हैं, सोसाइटी के ऊपर भी इंपैक्ट्स पढ़ते हैं, वो क्या है। सबसे पहले सलाइन सोइल। अब वहां पर क्या है, जो उनकी सोइल है, अब क्या है, यहाँ पे सेडिमेंट्स तो छूट गए सारे, जो वाटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सलाइन वाटर आ रहा है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अब वहां की मिट्टी क्या हो गई है, वो भी सलाइन हो गई है, जैसा पानी मिलेगा वैसी ही मिट्टी हो जाएगी, फर्टाइल तो रहेगी नहीं, तो यहाँ पे डेजर्ट जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी, डेजर्ट्स एरिया होने शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद चेंज क्रॉपिंग। अब यहाँ पर क्या है कि फील्ड्स तक जो है प्रॉपर फर्टाइल जो वाटर है, जो सेडिमेंट्स वाला वाटर है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहां के किसान हैं उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्राइसिस फेस करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉपिंग वे जो होते हैं, क्रॉप्स के जो वे होते हैं वो चेंज करने पड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अब कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि पैडी क्रॉप्स है, अब वो पैडी एरियाज नहीं है और इरिगेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब वहां पे क्रॉपिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब उस एरिया में क्रॉपिंग एकदम से चेंज होगी तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, सीधा फार्मर्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक सोशल इंपैक्ट पड़ जाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन लार्ज स्केल। अब लोग क्या है, बहुत बड़े स्केल पर जो है उनकी डिप्लेसमेंट होनी शुरू हो जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे अब जो फैसिलिटीज पहले मिल रही थी, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल रही थी, वो वहां पे प्रोवाइड नहीं हो रही। अब उनकी फसलें ऐसी हैं जिनको मच जो इरिगेशन है वो चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक सोशल इम्पैक्ट है, लोगों को अपने घरों को छोड़ कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। फिर आ जाता है वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। अब लार्ज स्केल पे क्या होता है, जैसे ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, डैम्स लगाए जाते हैं, तो इनका ध्यान जो है, इनका अटेंशन जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ ज्यादा हो जाता है। बड़े बड़े अर्बन एरियाज में जहां पे इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं वहां पर इनका फोकस ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं वो इनसे वंचित रह जाते हैं, उनको प्रॉपर इरिगेशन जो है प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइफ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। अब वाटर के लिए भी भाई बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी नहर है, इसका पानी हम लेंगे, ये हमारी नहर है, ठीक है, जैसे कि पंजाब हरियाणा में चलता आ रहा है, ठीक है। वहां पे क्या है, ये इंटरस्टेट जो स्टेट, दो स्टेट के अंदर जो रिवर्स पड़ती हैं, ठीक है, मान लो ये रिवर है तो इधर से इस स्टेट के अंदर पड़ रही है, पंजाब के अंदर, इधर से हरियाणा के अंदर पड़ रही है, अब इसका पानी कौन लेगा, कितने अमाउंट में लेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डैम्स बना दिए जाते हैं तो उसका और ज्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं कि पानी इसको हम यूज करेंगे, इतना फ्रेश वाटर हमें नहीं मिल रहा, हमें हमारा जो इस तरफ जो वाटर आ रहा है डैम प्रोजेक्ट्स की वजह से वो अच्छा नहीं है, वो सलाइन है, तो कई रीजंस हो जाते हैं यहाँ डिस्प्यूट्स के, ठीक है। तो ये सारे थे सोशल इंपैक्ट्स। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंपैक्ट्स हो गए, क्या पढ़ते हैं, डिमेरिट्स क्या होती हैं और सोशल इंपैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी बात हो गई डैम्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
अब रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे किया जाए, जो कि हम एंशिएंट टाइम के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि तब से ये होता आ रहा है। अगर हम वाटर कंजर्वेशन करना चाहते हैं, वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, तो हमें रेन वाटर, जो हमारे इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था 4% हमें रेन वाटर से मिलता है, ठीक है, बट वो इनफ वाटर है। अगर उसकी स्टोरेज की जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, तो हम बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम्स है, किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के अंदर की जाती है। तो ये है आपका फर्स्ट जो है गुलिस एंड कुल्स। ये होते हैं माउंटेन्स के ऊपर की जाती है। जैसे माउंटेन्स के एरिया होते हैं ना, मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन पे क्या होगा, इसकी जो नोट है ना, इसको खत्म करके यहाँ पे गड्ढे बना दिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं इसकी पीक को काट कर। अब ये बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जब बारिश आती है तो पानी इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तो ये देखने में छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी नोट ऊपर से काट के काफी बड़ा एरिया जो है वो बना दिया जाता है। इन्हें ही क्या कहते हैं, गुलिस एंड कुल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेकंड खादिम्स एंड जोहास। ये जो है खादिम्स एंड जोहास, ये मेनली राजस्थान की जैसलमेर के अंदर बनाए जाते हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं। जैसे ये लैंड एरिया है ना, ये एग्रीकल्चरल लैंड एरिया होता है, जहां पर क्या होता है, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनका पोर्शन जो है वो ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिसको रेन वाटर स्टोरेज एरिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पर, सारी नहीं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड जो है जहां पे आपको स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा नीड नहीं है, तो उन एरियाज को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर, स्टोरेज के अंदर। उसके बाद है बैम्बू ड्रिप। बैम्बू ड्रिप जो इरिगेशन सिस्टम है, ये बहुत पुराना इरिगेशन सिस्टम है, जो मेघालय वाली साइड है ना, वहां पर ये सिस्टम किया जाता है। वहां पर क्या करते हैं, इस तरह से, जैसे कि ये बैम्बूज है, ठीक है, बैम्बूज आपने देखे होंगे, बैम्बूज है, इन बैम्बूज को इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब जहां पे जिस एरिया में ले जाना होता है, उस एरिया तक इस तरह से ये इरिगेशन वहां पर इरिगेशन के पर्पस से यूज किया जाता है। अब आप इसको किसी भी तरह से इस तरह से भी ले जा सकते हो, ऐसे भी ले जा सकते हो, बहुत पुराना सिस्टम है ये, और अभी भी वहां पे यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जितना पानी आपने डाला है ना, जैसे कि ये पाइप का तो काम करता है, लेकिन अब जो प्रॉपर पाइप्स होती हैं उसमें क्या है, जो पाइपलाइन होती है उसमें तो जितना पानी आपने डाला है उतना पानी वहां से निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एरिया होते हैं जहां से इनको जोड़ा जाता है, ठीक है, जहां पे ये जोड़े जाते हैं वहां से बहुत सारा पानी निकलता है, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट होता है। अब यहाँ पे अब जहां पे पानी को तो जहां पे स्पेस मिलेगा वो वहीं से शुरू हो जाएगा निकलना, ठीक है। तो यहाँ निकल गया, अब इसका बहुत सारा हिस्सा कम हो गया, अब यहाँ तक आएगा, यहाँ फिर होल आ गया, तो यहाँ पर फिर बहुत सारा पानी निकल गया, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ बहुत सारा पानी निकल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पहुंचते पहुंचते जो पानी है वो बहुत कम अमाउंट में हो जाता है, ठीक है। जितना यहाँ पे डाला गया है उतना पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता, लेकिन वही बात है कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो इसीलिए ये सिस्टम वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे आपकी घर की छतें हैं, ठीक है, घर की छतें हैं, ये आपकी मतलब जैसे कि घर की छत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इतने एरिया को जो है बाउंड्रीज बना दी जाती है, और यहाँ पे जैसे ही रेन होती है तो यहाँ पे रेन वाटर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी स्टोरेज शुरू हो जाती है। फिर क्या किया जाता है, अब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो एक पाइपलाइन यहाँ से अटैच कर दी जाती है, इस तरह से पाइपलाइन अटैच कर दी गई, और ये बिल्कुल ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड, तो ये पाइपलाइन ग्राउंड के नीचे यहाँ पे फिक्स कर दी गई। अब ये जो पानी होगा जो इकट्ठा हुआ है रेन वाटर से, ये सारा पानी इसके थ्रू जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि लॉस होता जा रहा है जेट पंप से, या जो पानी पंप से निकाले जाते हैं वो कम हो रहा है ना, वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो वही चीज उसको इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर
गेंडोदर मॉडल। गेंडोदर मॉडल क्या होता है? ये भी हार्वेस्टिंग का मॉडल है। ये मेनली जो मैसूर कर्नाटका के अंदर है ना, वहां पे किया जाता है। इसके अंदर क्या किया गया, जैसे कि सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि जो विलेज है उस विलेज के अंदर कम से कम 200 घर जो हैं वो अपनी छतों के ऊपर इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी कर दिया गया कि ये करना ही पड़ेगा, जितने भी घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कंपल्शन होगा कि उनको यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी अपनी छतों के ऊपर। तो ये था गेंडोदर मॉडल। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जिसके अंदर हमने नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स थे, मैनेजमेंट थी, उसको डिस्कस किया है। उसके बाद डैम्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसके ज्योग्राफिकल जो इम्पैक्ट्स थे, सोशल इम्पैक्ट्स थे, उनको डिस्कस किया। देन हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिस्कस किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस किस तरह से की जाती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय एंड टेक